हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन दिस क्लास। आज की क्लास में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फिफ्थ लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम कार्बन कंपाउंड्स की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। कार्बन कंपाउंड्स दैट मीन जनरली हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं, एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइंस। यहाँ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे लाइक कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन एक्सेट्रा। कंबशन हर टाइप के हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, लाइक एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, सभी टाइप के हाइड्रोकार्बन्स कंबशन शो करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट मींस एल्केन्स में होती है, और एडिशन रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी एल्कीन और एल्काइंस रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं कंबशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले आ रही है हमारी कंबशन रिएक्शन। जब हम किसी कार्बन कंपाउंड का कंबशन करते हैं तो कार्बन कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड लॉट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी कार्बन कंपाउंड्स की आप बात कर सकते हो। सपोज मैंने लिया है एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मीथेन। कंबशन हम एयर में करते हैं, हमें मालूम है कंबशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो हम यहाँ एयर को ऑक्सीजन से रिप्रेजेंट करते हैं। कंबशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन कहाँ से है हमारे पास? एयर में से। अब इस हाइड्रोकार्बन में जितना भी कार्बन है दैट कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन कन्वर्ट इनटू द वाटर, और साथ में हमें मिलता है हीट एंड एनर्जी। रिएक्शन को हम बैलेंस कर सकते हैं। कार्बन कंपाउंड के बेसिस पे वन कार्बन, वन टू, फोर हाइड्रोजन या टू किया तो ऑक्सीजन। इस तरह से ये हमने एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन किया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का परसेंटेज एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बहुत कम होता है। बहुत कम होता है दैट मीन्स ये एयर से मिलने वाली ऑक्सीजन से ही कंप्लीट इसका कंबशन हो जाता है। कंप्लीट कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जब भी किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न किया जाता है तो ये इससे कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती हैं, और जब भी इसको बर्न किया जाता है तो ये ब्लू फ्लेम देता है। ब्लू फ्लेम का मतलब होता है इसका कंप्लीटली कंबशन हो रहा है। जैसे जब हम एलपीजी को बर्न करते हैं ना, एलपीजी बर्न करते हैं तो हमें गैस स्टोव में ब्लू फ्लेम दिखाई देती है। इस ब्लू फ्लेम का मतलब है जो फ्यूल उसमें यूज हो रहा है। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। तो ब्यूटेन कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड एनर्जी में। किसी तरह का कोई एश फॉर्म नहीं होता है वहां पर, है ना। सैचुरेटेड की तरह ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी कंबशन किया जा सकता है। जैसे हम एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक आप ले लो इथीन C2H4, इसका कंबशन किया एयर में, तो ये भी आपके पास सेम प्रोडक्ट देगा। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड एनर्जी। रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हैं। टू कार्बन यहाँ टू लगा दें, फोर हाइड्रोजन है आप यहाँ टू लगा दें। ऑक्सीजन कितने हो गए? टू टू जा फोर एंड टू सिक्स। तो आप इस तरह से रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का भी कंबशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? यदि आप ऑब्जर्व करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यदि आप एयर में बर्न करेंगे तो एयर में उतनी सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन उसे नहीं मिल पाती, और ये इसका इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो इसकी जो फ्लेम दिखती है वो फ्लेम रेडिश येलो टाइप की दिखाई देती है, और यही कारण होता है। कभी कभी
आपका जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसका भी कंप्लीट कम्बशन नहीं हो पाता। कम्बशन कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है सफिशिएंट मिल रहा है या नहीं है। यदि सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कम्बशन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। जैसे हमने कई बार देखा है कि जब हम एलपीजी गैस स्टोव पे या केरोसिन गैस स्टोव पे अपना कोई कंटेनर रखते हैं तो उसके बॉटम में से वो कई बार काला हो जाता है। वो ब्लैक इसलिए हो जाता है कि जो आपकी बर्नर की फ्लेम आ रही है वो क्लियर नहीं आ रही है। दैट मीन्स फ्यूल का कंप्लीट कम्बशन नहीं हो रहा है और इनकम्प्लीट कम्बशन में जो कार्बन पार्टिकल्स बच रहे हैं वो कार्बन पार्टिकल आपके कंटेनर की बॉटम पर सेट हो रहे हैं। तो ये चीज इनकम्प्लीट कम्बशन को शो करती है। और यदि कंप्लीट कम्बशन होगा तो क्लियर फ्लेम होगी और किसी भी तरह का कोई सूटी ऑब्जेक्ट वहां से नहीं निकलेगा, कोई ऐश आपके पास फॉर्म नहीं होगी। तो जो आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन या हम कहें कि कार्बन का परसेंटेज कम होता है तो एयर से जो ऑक्सीजन मिलती है वही उसके लिए सफिशिएंट हो जाती है कंप्लीट कम्बशन के लिए। लेकिन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एयर से मिली हुई ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं होती। यही रीजन है कि एक ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम आपने सुनी होगी। ऑक्सी एसिटिलीन दैट मीन्स एसिटिलीन क्या होता है, C2H2 जिसे हम इथाइन भी बोलते हैं। यदि हम इसका कम्बशन करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड एनर्जी। यदि इसका कंप्लीट कम्बशन होगा तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस करें या 2 2 2 जा 4 एंड 5 तो इसको आप डबल कर दें, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। ऑक्सीजन कितना हुआ, 4 2 जा 8 to 10। इतना ऑक्सीजन इसको चाहिए कंप्लीट कम्बशन के लिए, लेकिन एयर से इतना सफिशिएंट ऑक्सीजन इसको मिल नहीं पाता है। तो यदि हम एसिटिलीन को एयर में बर्न करते हैं तो एसिटिलीन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने के कारण इसमें कार्बन का अमाउंट या परसेंटेज ज़्यादा है और इसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन एयर से नहीं मिल पाती, इसलिए इसका कंप्लीट कम्बशन नहीं होता और इसको जब बर्न किया जाता है तो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होता है और उससे हमें उतनी ज़्यादा हीट एनर्जी फॉर्म नहीं हो पाती जो वेल्डिंग पर्पज से यूज़ की जा सके या जो मेटल को मेल्ट करने में यूज़ हो सके। तो इसलिए यदि हमें इसे वेल्डिंग पर्पज से यूज़ करना है जिसे हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम बोलते हैं, तो यदि वेल्डिंग पर्पज से यूज़ करना है तब हम इसको एयर की ऑक्सीजन ना देकर प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में प्योर ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया जाता है जिससे इसका कंप्लीट कम्बशन होता है और जो हीट एनर्जी मिल रही है वो लॉट ऑफ अमाउंट में मिलती है जिससे मेटल को मेल्ट किया जाता है। यही रीजन है कि वेल्डिंग पर्पज के लिए ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का यूज किया जाता है, ना कि एसिटिलीन को एयर में बर्न किया जाता है। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी कम्बशन। कम्बशन दैट मीन्स आपका जो हाइड्रोकार्बन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में बर्न होगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड एनर्जी फॉर्म करता है। ठीक, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। हमारी सेकंड प्रॉपर्टी होगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड है आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट करना या रिप्लेस करना, वन को रिप्लेस करके अदर को उसकी प्लेस पर लगाना। हमारे पास कार्बन कंपाउंड्स में रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन होता है, तो यदि हम वन और मोर हाइड्रोजन को किसी अदर एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो उसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। अब कंडीशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ये आती है कि सब्स्टिट्यूशन हमेशा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का ही होता है। क्यों? क्योंकि जैसे सपोज करो मैंने लिखा C2H6, यदि 2 कार्बन वाला लिया, यहां से आप देख सकते हो ये C2H6, ठीक है, इसके पास 6 हाइड्रोजन हैं और यदि इस पर किसी अदर एलिमेंट की रिएक्शन कराई जाती है, सपोज मैंने क्लोरीन की रिएक्शन करा
क्लोरीन की रिएक्शन या सनलाइट की प्रेजेंसी में होती है। तो ये क्या करेगा, इन 6 में से किसी एक हाइड्रोजन को वहां से हटाएगा, क्योंकि यदि इसको यहाँ मुझे लगाना है तो इसके पास प्लेस भी तो होना चाहिए ना। हमें मालूम है कार्बन की 4 ही वैलेंसी होती है और यहाँ पर ऑल 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है, यानी और आपके पास प्लेस नहीं है कि इसको वहां पर लगाया जा सके। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को हटाना होगा और हाइड्रोजन की प्लेस पर क्लोरीन को लगाना होगा। यदि हम क्लोरीन की रिएक्शन करते हैं तो इसको क्लोरीनेशन भी बोला जाता है ना। तो यहाँ से हम एक हाइड्रोजन को बाहर कर देंगे। सपोज मैंने इस हाइड्रोजन को बाहर किया, तो इसकी प्लेस पर मैंने एक क्लोरीन को लगा दिया। तो इसको मैं कंडेंस फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, ये हो गया मेरा CH3, ठीक है ना। इसको ये मेरा ऐसा का ऐसा CH3 है, ये C, इसके 2 H है और इस H की प्लेस पर मैंने क्या लगा दिया, Cl। अब एक हाइड्रोजन हटाया तो एक क्लोरीन लगाया। अब देखिए ये वाला एक हाइड्रोजन बाहर कहीं घूम रहा है जिसको हटाया गया है, इसी तरह से यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, एक क्लोरीन लगाया है, एक कहीं घूम रहा है, तो वो दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और क्या बना लेंगे, HCl। तो हमारे पास जो हम इस तरह से रिएक्शंस करते हैं इनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आप एक को रिप्लेस करके दूसरे को उसकी जगह लगा रहे। तो कंडीशन क्लियर हो गई, यदि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो ही रिप्लेसमेंट होगा, यदि ये अनसैचुरेटेड होता तो ये क्लोरीन यहाँ आकर ऐड हो जाता, फिर वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करता, फिर हम उसको सब्स्टिट्यूशन नहीं बोलते, उसको हम एडिशन बोलते, जो कि इसी के बाद हम नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले। तो इसलिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करता है। एक और यदि जैसे मैं मीथेन से इसको शो करूं, मीथेन की क्लोरीन से सनलाइट की प्रेजेंसी में हमने रिएक्शन की, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एक क्लोरीन लगा और एक HCl बाहर हो गया। इसी तरह से इस बने हुए कंपाउंड को यदि मैं फिर से क्लोरीन से रिएक्ट करवा दूं, हम नॉमेनक्लेचर पढ़ चुके हैं, इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। Cl है, हेलोजन है, क्लोरो एक कार्बन वाला, ये तो मीथेन, इसका नाम क्या हुआ, क्लोरोमीथेन। अब यहाँ से एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी, रिमेनिंग कितनी बचेगी, 2। अब एक हाइड्रोजन है तो उसकी प्लेस पे क्या आ रहा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे, 2। इसको हम क्या बोलेंगे, 2 क्लोरीन। यहाँ जो हमने देखा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही करेगा। आप यहाँ इथेन की प्लेस पर मीथेन के साथ भी कर सकते हो जिसके पास 1 कार्बन है। मीथेन पर मैंने क्लोरीन की रिएक्शन की, 1 हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगी, कितना हो गया, CH3Cl। हम नॉमेनक्लेचर प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, आपने यदि नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियोस मेरे देख सकते हैं। तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन। इस बने हुए क्लोरोमीथेन पर हम फिर से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अप्लाई कर सकते हैं। इस क्लोरोमीथेन पर फिर से क्लोरीन की रिएक्शन की जाए सनलाइट की प्रेजेंसी में, तो अब नेक्स्ट वाला हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, तो रिमेनिंग बचेंगे आपके पास CH2, एक क्लोरीन और अटैच हो जाएगा CH2Cl2 और एक HCl फिर निकल जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, 2 क्लोरीन है तो आपको बताया गया है, क्या बोलेंगे इसको, डाइक्लोरो। और एक कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन है, दैट इज द मीथेन, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। इसी रिएक्शन को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कब तक, जब तक कि आपकी सारी हाइड्रोजन्स रिप्लेस ना हो जाए। तो इसे यदि मैं आगे फिर से करती हूँ, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगी, तो रिमेनिंग बचेगी आपके पास 3, एक क्लोरीन इंक्रीज हो जाएगी, क्या हुआ, CHCl3, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसे कॉमन लैंग्वेज में क्लोरोफॉर्म कहा जाता है। एक हाइड्रोजन और बचा है, तो अभी ये रिएक्शन एक बार और हो सकती है। अब ये क्या बन गया, CCl4, ठीक है ना, इसको बोलेंगे टेट्राक्लोरोमीथेन और सिंपली बोला जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस तरह से आप किसी भी हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को लेकर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बता सकते हो। सब्स्टिट्यूशन दैट मीन्स 1 और मोर हाइड्रोजन को आप किसी अदर एलिमेंट के साथ रिप्लेस करते हैं, तो ये होती है आपकी
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कंडीशन क्या अप्लाई होगी? ओनली एल्केन, दैट मीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को सेटिस्फाई करेगा, उसी पर ये अप्लाई की जा सकती है। नेक्स्ट अब हम करेंगे एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम कौन सी करेंगे? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन यानी कुछ को ऐड करना है, ऐड करना है, इसलिए एडिशन रिएक्शन हमारी हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन या एल्कीन सेटिस्फाई करेगा। जैसे यदि मैंने एक ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है? इथीन। इस पे यदि हाइड्रोजन की रिएक्शन करवा दी जाए, यदि हम हाइड्रोजन की रिएक्शन कर पाते हैं या हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो उसको बोला जाता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन का कराते हैं तो क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। और ये हाइड्रोजिनेशन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंसी में होता है जिसे बोला जाता है निकल, और इसे यहाँ हम हीट भी कर देते हैं। अब देखिए दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है, दैट मीन्स यहाँ डबल बॉन्ड लगा है, दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी फ्री है, तो क्या होगा? ये दो हाइड्रोजन यहाँ पर आकर अटैच हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा? CH3 CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा अब? इथेन। दैट मीन्स एडिशन रिएक्शन के थ्रू एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। आप एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी लेकर कर सकते हैं, जैसे इसको लिख दें आप और ओपन करके लिख दें, इस तरह से समझा दें, ठीक है ना? इसका नाम क्या है? इथाइन। इस पर आप H2 की रिएक्शन करें, दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, तो आप देख रहे हैं ट्रिपल का कितना हो गया? डबल। इस पर आप फिर से निकल की प्रेजेंसी में हाइड्रोजन की रिएक्शन करा दें, तो क्या होगा? दोनों कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। ये क्या बन गया? इथेन। इस तरह से एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, किससे? एडिशन रिएक्शन के द्वारा। इस एडिशन रिएक्शन का एक बहुत ही अच्छा कमर्शियल यूज होता है, जिसमें आपका जो वेजिटेबल ऑयल है वेजिटेबल घी में कन्वर्ट किया जाता है। जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, और वेजिटेबल घी सैचुरेटेड फैटी एसिड से। तो जब हम एक अनसैचुरेटेड का हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। आइए रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा। हमें वेजिटेबल ऑयल या घी का फॉर्मूला नहीं मालूम कि एग्जैक्टली उसमें कितने कार्बन होते हैं, बट हमें मालूम है इट इज द अनसैचुरेटेड और एल्कीन होता है ये। तो हम लिख सकते हैं इसको RCR, यहाँ हमने डबल बॉन्ड लगा दिया। R आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इसको एल्काइल रेडिकल बोलते हैं, एल्काइल रेडिकल जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पर यदि हम H2 हाइड्रोजन का एडिशन कर दें इन प्रेजेंसी ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये दोनों के पास एक एक बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ आपकी जो हाइड्रोजन है इधर अटैच हो जाएगी। इस तरह से एक इसमें हो गया सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो गया। ये जो आपका अनसैचुरेटेड है ये है आपका वेजिटेबल ऑयल, और ये है आपका वेजिटेबल घी। तो वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का कमर्शियली यूज किया जाता है। हम आपने यहाँ देख लिया कि एडिशन रिएक्शन कैसे होता है, यानी कंडीशंस क्या है। अब जो आपने तीनों केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, पहला आपने कंबशन पढ़ा, कंबशन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों ही टाइप के हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी रिप्रेजेंट करते हैं।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओनली सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट करता है। एडिशन रिएक्शन ओनली अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिप्रेजेंट करता है। एडिशन रिएक्शन का कमर्शियली यूज वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की आज हमने डिस्कस की। अब हमारे पास एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है कि हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को पहचानें कैसे। यदि हम इनको देखें तो हम इनके कलर वगैरह से इनको नहीं देख सकते। यदि हमें इनको फाइंड आउट करना है तो हम इनके लिए कुछ केमिकल टेस्ट लगाते हैं। पहली हमारी आती है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर एक्चुअली रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है। यदि हम इस रेडिश ब्राउन कलर के लिक्विड को 2 टेस्ट ट्यूब्स में डाल लें और इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लेबल लगा दें, ठीक है ना। एक हम क्या लगाएं, ब्रोमीन वाटर टेस्ट लगा दें। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ठीक है ना। ब्रोमीन वाटर क्या है आपके पास, रेडिश ब्राउन लिक्विड, ठीक है ना। इस रेडिश ब्राउन लिक्विड को मैंने 2 टेस्ट ट्यूब्स में डाला हुआ है। इसको रेडिश ब्राउन बताने के लिए मैं थोड़ा सा इस तरह से बता देती हूँ। दोनों में मैंने ब्रोमीन वाटर डाला। इनको यदि हम लेबल्स दे दें A एंड B, एक में मैंने यदि मीथेन डाला, ठीक है, और दूसरे में मैंने चलो इथेन ले लूं, ठीक है, और दूसरी में मैंने इथीन या इथाइन ऐड किया। अब हम क्या देखते हैं कि जो इथेन है इसमें कलर एज इट इज रहता है, यहां पर आपका कोई चेंज नहीं आया, जबकि यहां पर कलर डिसअपियर हो जाता है। सैचुरेटेड में कलर में कोई चेंज नहीं आया, सैचुरेटेड का कलर एज इट इज बना हुआ है, जबकि अनसैचुरेटेड में कलर डिसअपियर हो जाता है। ये चीज हमें शो करती है कि ये सब्सटेंस सैचुरेटेड है और ये वाला अनसैचुरेटेड है। इसी टेस्ट का यूज आप अपने घर पर वेजिटेबल ऑयल और घी को फाइंड आउट करने में कर सकते हैं, क्योंकि यदि घी को भी हम हीट कर दे तो वो मेल्ट हो जाता है। अब मेल्ट होने के बाद में भी आपको ऑयल और घी सेम लगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑयल है और कौन सा घी है। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, 2 टेस्ट ट्यूब में या आप ब्रोमीन वाटर लीजिए और एक में ऑयल डालिए, एक में घी डालिए। जिसमें आपका कलर चेंज ना हो वो ऑयल है, सॉरी, जिसमें कलर चेंज हो गया वो ऑयल है, क्योंकि ऑयल अनसैचुरेटेड है। और यदि कलर चेंज नहीं हुआ तो वो घी है। घी क्या है, सैचुरेटेड है, तो घी में कलर चेंज नहीं होगा और ऑयल में कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप ब्रोमीन वाटर टेस्ट को अप्लाई करके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। आई होप सो आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। प्लीज़ यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।